मित्रों नमस्कार। एक बार फिर मैं डॉक्टर मूलचंद वोहरा वर्ण विचार भाग 6 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। गत वीडियो में हमने स्वर के विविध रूपों पर बातचीत की थी। अनुस्वार अनुनासिक स्वर के व्युत्पन्न की बात की थी। आज हम स्वर के जो उच्चारण प्रयत्न हैं उन पर बात करेंगे। मित्रों, हमारी भाषा है उसमें उच्चारण पर बहुत महत्व दिया गया है। संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि जो वर्णों का उच्चारण है वो इस प्रकार किया जाना चाहिए जिस प्रकार एक बाघिन अपने बच्चे को उठाती है तो उतना जोर लगाती है जितना बच्चा उड़ जाए, परंतु उसके दांत बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। तो हमारा उच्चारण भी इसी प्रकार होना चाहिए। जहाँ पर बल देना हो वहाँ बल देवें और जहाँ पर बिल्कुल सहज उच्चारण करना हो, बिल्कुल बल न देना हो, वहाँ कम बल दिया जाए। तो आज हम स्वरों की जो उच्चारण स्थिति है उसका बारीकी से अध्ययन करेंगे। हम जिह्वा प्रयत्न के आधार पर उच्चारणों के कई रूप बनते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जीभ को संस्कृत में जिह्वा बोलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्रयत्न की। तो प्रयत्न किसे कहते हैं? जो उच्चारण रीति होती है उसी को प्रयत्न कहा जाता है। जैसे उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, उच्चारण की क्या प्रक्रिया है, उसी को हम पारिभाषिक शब्दावली में या भाषा विज्ञान के शब्दावली में प्रयत्न कहा जाता है। ये प्रयत्न दो प्रकार से होते हैं। एक प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न जिसमें अभी उपसर्ग है और अंतर शब्द है, आभ्यंतर। और दूसरा परिवर्तन जो प्रयत्न वो होता है बाह्य। मित्रों यहाँ देखो, ये जो दो शब्द हैं इन दोनों शब्दों के बारे में ध्यान से देखना कि आभ्यंतर का मतलब क्या है। आभ्यंतर का मतलब है हमारे कंठ से लेकर के होठ नाक तक की जो वाक इंद्रियां हैं वहाँ तक, और जो बाह्य का मतलब है वो हमारे कंठ से नीचे हृततंत्री हमें जो उदर है उससे थोड़ा ऊपर, तो वो ज़रा स्थान है उसको हम कहते हैं बाह्य। तो ये कहने में एक तरह से उल्टा है, विरोधाभास जैसा नज़र आता है, परंतु इस समझने की आवश्यकता ये है कि बाह्य का मतलब है वाक इंद्रियों से बाहर की चीज़, और जो वाक इंद्रियों के अंदर है वो कहलाएंगे आभ्यंतर। ये नाक, जीभ, तालु, मूर्धा, यहाँ जो भी प्रक्रिया होगी वो सब आभ्यंतर प्रयत्न कहलाएगी। और जो कंठ से नीचे की जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी उच्चारण की प्रोसेस होगी, वो सब कहलाएगी बाह्य प्रयत्न। अब जो जिह्वा जिस प्रकार ऊपर नीचे होती है या जिह्वा जो भी जिह्वा की एक्सरसाइज होती है उसके आधार पर हम स्वरों के प्रकार तय करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, ये सब अभी जो हम बात करेंगे वो आभ्यंतर परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, जिसमें कंठ से लेकर के ओष्ठ और नासिका तक की बात की जाएगी। तो पहले है विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। तो जिस स्वर का उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा खुला रहता है उसे कहते हैं विवृत स्वर। ये आ है, एकमात्र स्वर है जिसको आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत जो श्रेणी दी गई है वो विवृत की है। दूसरा है अर्ध विवृत। अर्ध को ऐसे भी लिखा जाता है और अर्ध को ऐसे भी लिखा जाता है, ये दोनों ही शुद्ध है। तो अर्ध विवृत, जैसे विवृत का अर्थ था खुला हुआ, वो अर्ध विवृत का अर्थ हुआ आधा खुला हुआ। तो ये अ, ए और औ, ये इसमें हमारा मुख जो है आधा खुला हुआ होता है, इसको कहते हैं अर्ध विवृत स्वर।
तीसरा है संवृत। संवृत, संवृत का मतलब होता है बंद। तो जो स्वर उच्चारित होते समय हमारा जो मुख है बिल्कुल बंद हो जाता है, उसको हम कहते हैं संवृत। संवृत स्वर, ये ई, ऊ और दीर्घ ऊ, इन चारों स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख पूरी तरह से बंद हो जाता है, मतलब बंद जैसा हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं संवृत। और चौथा है अर्ध संवृत। ये है, यहाँ आई होगा, गलती से ए लिख दिया था, यहाँ होगा ए और ओ। अब ये पूछ लिया जाए भी अर्ध विवृत में और अर्ध संवृत में क्या अंतर है, तो इसमें आ पूरा खुल गया, फिर जो खुला हुआ है मुंह उसको थोड़ा सा कम करना है, अ, आई, औ। और इसमें ई, ऊ मुंह बंद रहता है, और इसमें थोड़ा सा मुंह खोलना है। उसमें खुले को थोड़ा सा बंद करना है, इसमें जो बंद है उसको थोड़ा सा खोलना है, ए और ओ, आई, औ। थोड़ा सा मुंह ज़्यादा खुल जाएगा। तो इसमें थोड़ा कम खुला हुआ है, इसमें बिल्कुल बंद है, इसमें ज़्यादा खुला हुआ है और इसमें पूरा खुला हुआ है। ये देख लो, ये इसकी फर्स्ट कैटेगरी है, ये इसकी सेकंड कैटेगरी है, और ये इसकी थर्ड कैटेगरी है, और ये इसकी फोर्थ कैटेगरी है। यो मान लीजिए, ये पूरा खुला हुआ, ये पूरा बंद, ये दोनों उल्टे हैं। और ये इसमें थोड़ा खुला, ज़्यादा खुला हुआ है, और ये कम खुला हुआ है। तो ये चार प्रकार से जो मुख का द्वार खुलता है, उसके आधार पर ये चार विभाजन किए जाते हैं। परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में और सेकंड ग्रेड की परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है कि आ संवृत स्वर है या विवृत स्वर कौन से होते हैं। तो इस प्रकार के सवालों के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। अब जो हमारी जीभ होती है, अब जीभ का मुख्य हम तीन भाग करते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो इनके आधार पर भी हम जो स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। अग्र कहते हैं आगे का हिस्सा। तो आगे के हिस्से से जब कोई ध्वनि उच्चारित होती है, ई, ये ए और ये ऐ, तो इसको कहेंगे हम अग्र स्वर। ये जिह्वा का, ये कई शब्द देखो, ये जिह्वा भी बोलते हैं इसको, और जीभ भी बोलते हैं, और संस्कृत में जिह्वा भी बोला जाता है। तो जिह्वा, जीभ और जिह्वा एक ही बात है। तो अब जब इसका जो आगे का हिस्सा जब उच्च काम आता है, तो ये चार स्वर बोले जाते हैं, इनको अग्र स्वर कहते हैं। फिर है मध्य स्वर, ये ओ और आ, ये दो मध्य स्वर हैं। फिर पश्च माना बाद में या आखिर में, जैसे आप बोल के देख रहे ऊ, ओ, औ, ये चारों पश्च स्वर हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जीभ का जो कौन सा हिस्सा काम आ रहा है उच्चारण में, उसके आधार पर भी संस्कृत में और हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अब अभी हम तो यहाँ तो कुछ ही प्रकारों का बात कर रहे हैं। संस्कृत में तो बहुत सूक्ष्म इसका वर्गीकरण किया है। हम केवल हिंदी में मोटे मोटे प्रकारों का ही वर्गीकरण यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक वर्गीकरण और किया जाता है जिसमें होठों की जो हलचल होती है, जो हमारे होठ किस प्रकार गति करते हैं, उसके आधार पर भी हम स्वरों का विभाजन करते हैं। जैसे पहले है वृत्ताकार। वृत्ताकार का अर्थ आप जानते हैं, जैसे वृत्त जैसे आकार का। तो जैसे हम कोई ध्वनि बोलते हैं और हमारा होठ
गोल गोल बन जाता है, जैसे ऊ। अब देखिए ऊ, ऊ, ओ और औ। ये इन चारों का जब उच्चारण करेंगे तो हमारा जो होठों की जो बनावट है वो वृत्ताकार हो जाएगी, इसलिए इसको हम वृत्ताकार ध्वनि कहते हैं। दूसरी अवृत्ताकार। अब जिनमें हमारे होठों की स्थिति वृत्त जैसे नहीं होती है वो सारे होठ ही अवृत्ताकार कहलाते हैं। कितने बच गए पीछे? शेष सारे 4 जो हैं वो 7, 4 तो यहाँ आ गए और 7 ये। तो ये इस प्रकार 11 स्वरों का एक विभाजन ये भी किया जाता है। हमारे यहाँ तो ये होठों के बारे में बात की तो एक मुझे स्मृति हो गई, क्योंकि हम कई बार शब्दों की चर्चा करते हैं तो एक शब्द है, इसमें भी हमारे हिंदी में संस्कृत की परंपरा है, तो इसलिए हम जो भी शब्द की अगर हम गर्भ में जाते हैं शब्द के, तो वहाँ हमें संस्कृत को अपनाना पड़ता है। तो हिंदी में जो होठों के लिए 2 शब्द है, अधर और सधर। देखिए शब्दों की यहाँ क्या सुंदर विशेषता है कि जो ऊपर वाला होठ है उस पर किसी प्रकार का कोई आधार है। जैसे ऊपर वाला होठ नीचे वाले आधार पर टिका हुआ है। ये देखिए, ये ऊपर वाला होठ है, ये यहाँ टिका हुआ है, परंतु नीचे वाला होठ है उस पर कोई आधार नहीं है, वो आधारहीन है, उस पर कोई बेस नहीं है, बेसलेस है। तो जो बेसलेस है वो अधर, मतलब धर नहीं जिसके, धर का मतलब आधार। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। जिसमें बेस नहीं हो वो है अधर, और जिसमें बेस है 7, जो बेस के साथ है वो है सधर। तो इस प्रकार हमारे यहाँ तो एक एक शब्द की बहुत सूक्ष्म व्याख्या है, और एक एक शब्द के, एक एक वस्तु के लिए, एक एक विचार के लिए, एक एक संप्रत्यय के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हम ये संदर्भ आ गया, इसलिए यहाँ अधर सदर की बात की। आपको ये अच्छा भी लगेगा और इससे आपकी शब्दावली भी समृद्ध होती जा रही है। अब हम बात कर रहे थे उच्चारण स्थान के आधार पर भी शब्दों, ये स्वरों का भेद किया जाता है। उच्चारण स्थान कहते हैं ये शब्द का जो प्रारंभ होता है, कहाँ से उठ रहे हैं, उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। तो जैसे हमने संदर्भ के साथ बात की थी, ये क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, च वर्ग का तालु से होता है, ट वर्ग से मूर्धा का होता है, त वर्ग का दंत से होता है, प वर्ग का होठ से होता है। तो वही ये स्थिति है। ये जो अ और आ है ये कंठ, दूसरा कौन सा है? ई और ई, ये तालु, इनको तालव्य कहेंगे। फिर ऊ और ऊ, ये ओष्ठ। और री, ये मूर्धन्य। फिर क्या रह गया? ए और आई, ये कंठ और तालु दोनों से मिलता है, ए और आई। इसको बोलते हैं कंठ तालव्य। फिर ओ और औ, इसको बोलते हैं कंठ और ओष्ठ। ओ और औ। तो इस प्रकार इनको बोलते हैं। ओ को कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। और इनको बोलते हैं कंठ तालव्य।
कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार इन स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर भी भेद किया जाता है। तो हमने देखा कि अधरों की आकृति के अनुसार, उसके उच्चारण स्थान के आधार पर, जिह्वा के ऊपर नीचे होने के आधार पर, जिह्वा का अग्र मध्य पश्चिम स्थान का में हलचल होने पर, इस प्रकार हम स्वरों का कई प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। तो ये विभाजन से संबंधित जो सवाल है वो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अगर आप इस ध्यान से इस वीडियो को देखोगे और इसमें से आई बातों को ध्यान से उतारोगे कॉपी में, फिर जब तक आप स्वयं इसकी कोशिश नहीं करोगे, स्वयं इसको अपने आचरण में नहीं उतारेंगे, तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। तो अभी हमने जो भी स्वरों के उच्चारण का काम किया था वो सब था आभ्यंतर प्रयत्न, मतलब हमारे जो कंठ से लेकर के नासिका और होठों तक का जो प्रयत्न था वो था। अब हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की। बाह्य प्रयत्न का मतलब होता है हमारे कंठ से नीचे, अर्थात जो हृत तंत्री में जो परिवर्तन आता है, वहाँ का घोष होता है, कोई नाद होता है, तो उसको कहते हैं हम बाह्य प्रयत्न। सरल सी परिभाषा यही है कि जब कोई ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण से पहले जो वाक इंद्रियां हैं वो अपनी तैयारी करती है। उस तैयारी को हम कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। जैसे हमें बोलना है क, तो अब हम क बोलने के लिए हमारा कंठ सक्रिय हो जाता है। जैसे हमें बोलना च, तो हमारी जीभ और तालु सक्रिय हो जाती है। तो अब ये जो सक्रियता है, इसके आधार पर हम कहते हैं कि ये उच्चारण का आभ्यंतर प्रयत्न है। और जब ध्वनि का उच्चारण होने के बाद में जो एक गूंज गूंजती है, उस गूंज को हम कहते हैं बाह्य प्रयत्न। आपने देखा होगा कि बाह्य प्रयत्न दो प्रकार के माने जाते हैं, एक घोष और अघोष, और एक प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। तो प्राण का मतलब होता है श्वास और घोष का मतलब होता है नाद, ध्वनि, शब्द, बैंड। अंग्रेजी में जो बैंड बजता है ना, बैंड होता है ना, ये जो आपने शादी ब्याह में आजकल तो 31 तक सीमित हो गए हैं, वो बैंड ले जा पाते हैं नहीं ले जा पाते हैं, बाकी फिर भी जो सामान्य दौर था तब शादी ब्याह में बैंड बाजे बजते थे। तो वो यों यों करके जब बजाता है उसको कहते हैं घोष हिंदी में। तो उसमें आपने देखा होगा कि जब गर्मी का मौसम होता है, आकातीत के छावे बहुत होते हैं, और उस समय वो जब बैंड वाले बैंड बजाते हैं तो वो पसीने से लथपथ हो जाते हैं, कारण कि उसमें फेफड़े से बहुत ज़्यादा हवा उसको बाहर निकालनी पड़ती है। तब जब फेफड़ा ज़्यादा सक्रिय होता है, जब यहाँ हित तंत्री में कंपन होने लगता है, तो उसको कहते हैं घोष। जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे घोष हैं। सीधी सी बात है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कोई परीक्षा में आता है कि आ क्या है तो घोष है, ई क्या है घोष है। घोष क्यों है आप बोल के देखिए। और आपको कंठ के नीचे से आपको हलचल होगी, तो जब कंठ से नीचे हलचल हो रही है तो वो घोष है। वहाँ जो फेफड़े से हवा बाहर निकलती है। अभी जो भी कोरोना काल है उसमें जो संक्रमण होता है वो सबसे अधिक फेफड़े में होता है, और जो भी कालवश मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं वो भी इस फेफड़े के संक्रमण के कारण है। तो घोष में फेफड़ों की बहुत आवश्यकता होती है। जो ध्वनि है उसका अगर सही से उच्चारण करना होता है तो उस समय उसके लिए हमें फेफड़े को बहुत स्वस्थ रखना जरूरी होता है। और फेफड़ा स्वस्थ कैसे रहता है? जब आप अनुलोम विलोम करेंगे और जितने भी व्यायाम हैं अपने श्वास के, वो सारे जब हम व्यायाम अच्छे से करेंगे तब हमारे फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे
और सुबह जल्दी उठेंगे, प्रातःकाल भ्रमण करेंगे। अभी बाहर जाना मना है तो अपनी छत पर करें, छत उपलब्ध नहीं है तो अपने कक्ष में करें, परंतु खुली हवा लेनी जरूरी है। तो जब आपके फेफड़े स्वस्थ होंगे तो आपका कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा और आपको स्वर के उच्चारण में भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तो अ, आ, ई। अब देखिए, सब में आपके यहाँ हृदय तंत्र में कंपन होता है, तो उस हृदय तंत्र में जो कंपन हो रहा है उसे ही हम घोष कहते हैं। आप उस बैंड वाले की तस्वीर अपने आंखों के सामने लाइए और आपको समझ में आ जाएगा कि ये है घोष। और पसीने से लथपथ होकर के उसकी यहाँ पे अंतड़ियाँ हिलती रहती है कि वो जोर से लगाता है, ऐसे बोलता रहता है, तो वो है घोष। तो सारे स्वर है घोष। अब व्यंजनों के बारे में बात हम आगामी वीडियो में करेंगे। दूसरा है प्राण। प्राण का मैंने बात की थी। प्राण का मतलब होता है श्वास। हम कहते हैं कि वह नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसकी सांस नहीं रही। तो जब प्राण नहीं रहे, इसका मतलब उसका जीवन भी नहीं रहेगा। और जीवन कब नहीं रहेगा? जब श्वास नहीं आया। तो जब हमारे अंदर से थोड़ी सी हवा बाहर निकलती है तो हम कहते हैं ये अल्प प्राण है, और अधिक हवा बाहर निकलती है तो हम कहते हैं ये महाप्राण है। अब जैसे इसका एक सरल सा तरीका है कि आप अपने हथेली मुख के आगे रख लीजिए। अब बोलिए क, और अब बोलिए ख। अब हवा देखिए आपके मुख विवर से अधिक बाहर कब निकल रही है? क बोलते समय आ रही है या ख बोलते समय आ रही है? अगर क बोलते समय आ रही है तो क है अल्प प्राण और ख है महाप्राण। हम व्यंजनों में की जब बात करेंगे तो इस संबंध में विस्तार से बात करेंगे। अब अ, आ, ई। तो इसमें हवा हमारे अंदर से बहुत कम मात्रा में बाहर निकल रही है, इसलिए सभी स्वरों को क्या कहा जाता है? अल्प प्राण। सारे स्वर है अल्प प्राण वाले हैं। अब क, च, ट का उच्चारण करोगे तो भी उतनी हवा निकले। क, अ, च, ट, त, प। क्योंकि वो सारे जो व्यंजन हैं वो भी अल्प प्राण हैं और सारे स्वर भी अल्प प्राण हैं। तो इस प्रकार हम बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत जब स्वरों का विभाजन करते हैं तो ये घोष हैं और अल्प प्राण हैं। तो आज हमने स्वरों के जो बाकी बचे प्रकार थे उस पर विस्तार से बात की है। तो अभी आप गत वीडियो और इस वीडियो को दोनों को एक साथ देखेंगे तो स्वरों का जितना विभाजन किया जा सकता था वो सारा विभाजन मैंने प्रस्तुत कर दिया है। अब स्वरों के विभाजन के संबंध में कोई भी सवाल परीक्षा में पूछा जाता है तो वो सारे सवालों के जवाब इन दोनों वीडियो में मौजूद है। दोनों ने फिर तीसरा और जाना पड़ेगा। जहाँ से भी मैंने स्वर की बात की है वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। अभी हमने स्वरों के बात के साथ साथ हमने अनुस्वार की बात भी की थी और अनुनासिक की बात भी की थी। तो ये जो दोनों ये अनुनासिक अनुस्वार और एक जो हमारे तत्सम शब्द है वहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे दुख है या विसर्ग संधि करते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यशोगान है तो यशय गान, या यशोदा है तो यशय पर यशय दर दा। तो इस प्रकार विसर्ग संधि करते हैं या जो तत्सम शब्द है उसमें इन विसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों ध्वनि हैं, ये इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह इसलिए कहते हैं कि ये न तो स्वर में गिने जाते हैं शुद्ध रूप से और न व्यंजनों में, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को हिंदी में स्वीकार किया गया है और इनका नाम दिया गया है अयोगवाह। हमने इसका
अनुस्वार का तो बहुत डिटेलिंग बात की है, और विसर्ग का हमें हिंदी में इतनी ही बात करनी है। एक तो संस्कृत के जो शब्द आते हैं, जो तत्सम शब्द आते हैं, वहाँ इनका प्रयोग रखना है। जैसे प्रातः काल लिखना है तो वहाँ संधि करते हैं तो भी विसर्ग रहता है, तो उसको ऐसे ही लिखना है। या फिर विसर्ग संधि करते हैं तब हमें इस विसर्ग का ध्यान रखना है। बाकी आपको जहाँ ह से काम चलता है, जैसे हम छ लिखते हैं तो आप छ ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हकार जैसी ध्वनि है। तो हमें इसके प्रयोग के प्रति ज़्यादा कोई आग्रहशील नहीं रहना है। तो इनको अयोगवाह कहते हैं इसलिए है कि ये योगवाह, ये किसी से जुड़े हुए नहीं है। योग माने जुड़ना हुआ, वहाँ माने चलकर जुड़कर चलने वाला नहीं है। ये न तो स्वर के साथ जुड़कर चलने वाला है और न व्यंजनों के साथ जुड़कर चलने वाला है। वहाँ माने चलने वाला। उसके लिए आपने एक शब्द सुना होगा वाहन। वाहन का वही मतलब होता है जो चलता है। तो ये न तो व्यंजन के साथ चलते हैं और न स्वर के साथ चलते हैं, इसलिए इन्हें इन दोनों से अलग रखा गया है। परंतु ये ध्वनियों के रूप में हैं तो इनको छोड़ भी नहीं सकते। तो इनको अयोगवाह नाम दे करके हिंदी वर्णमाला में स्वीकृति प्रदान की गई है। मित्रों, लगातार हम अपनी बात आपके समक्ष रख रहे हैं और बहुत खुशी होती है कि आपका जो सानिध्य और आपका जो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है वो भी मुझे देखने को मिल रहा है। इसके लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।